हेलो मक्खन मलाई, राधे राधे। क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अपने इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल PWM क्लासेस में। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर क्लास 10th का लेकर के आए हैं। ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर ज्योमेट्री का चैप्टर है, जो कि जिसको बोलते हैं चैप्टर सिमिलरिटी। ठीक है, काफी बच्चों को सिमिलरिटी में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, इसलिए मैंने पहले सिमिलरिटी का वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा है, क्योंकि काफी बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं। काफी बच्चों को मैंने देखा है सिमिलरिटी सॉल्व करने में उनको काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जैसे क्लास 9th में आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने में काफी दिक्कतें होती थी। क्लास 9 के बच्चों को समझ में ही नहीं आती थी कि कॉन्ग्रुएंसी में आखिर करना क्या होता है। ठीक है, तो सेम कुछ उसी तरीके का चैप्टर ये भी है सिमिलरिटी। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि सिमिलरिटी में आखिर होता क्या है। ठीक है, वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है सिमिलरिटी मतलब सिमिलर। ठीक है, यानी कोई चीज, कोई फिगर, कोई चीज क्या हो, दो चीज आपस में सिमिलर होना चाहिए। सिमिलरिटी नाम से ही समझ में आ रहा है। बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, बहुत ही आसान चैप्टर होगा, बहुत ही इजीली चैप्टर होगा, बहुत आसानी से आप इसको मेरे साथ सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो समझिए कि सिमिलरिटी होता क्या है। अगर कॉमन सी बात करें, कॉमन एग्जांपल लेते हैं, सिमिलरिटी क्या होता है। सिमिलरिटी का मतलब होता है दो ऐसे फिगर्स जो आपस में क्या हो, सेम हो, हूबहू क्या हो, सेम हो। जैसे हम किसी दो पर्सन की बात कर लेते हैं, किसी भी दो पर्सन की बात कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो पर्सन जो है उसका क्या है, सेम स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल अपीयरेंस जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, कि दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो नाक होते हैं, और सॉरी एक नाक होता है, दो आंख होता है, दो कान होते हैं। ठीक है, तो ये हम दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब हम एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं, जिसका एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है। ठीक है, हम नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, तो यही होता है सिमिलर। ठीक है, तो मैथ्स में भी सेम यही काम हम करने वाले हैं कि सिमिलर क्या होता है। सिमिलर दो ऐसे ज्योमेट्रिकल फिगर ले ले जो क्या हो, एकदम सिमिलर। जैसे हम बात कर लेते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की, जैसे हम सर्किल की बात कर लेते हैं। ठीक है, दो सर्किल ले लेते हैं, दोनों सर्किल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, ऑल सर्किल्स इन द वर्ल्ड, सारे के सारे सर्किल्स जो होते हैं, सारे के सारे स्फीयर जो होते हैं, सारे के सारे स्क्वायर जो होते हैं, सारे के सारे ट्राइंगल्स जो होते हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल्स जो होते हैं, पैरेललोग्राम जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक, बस डिफरेंस क्या होता है, जैसे सर्किल की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या होता है इसमें बच्चों, कि डिफरेंस ये होता है कि कोई सर्किल छोटा होता है, कोई सर्किल बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन उसका साइज शेप क्या होता है, सेम होना चाहिए। यानी क्या बोला मैंने, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही किसी तरीके से हम स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो कोई स्क्वायर क्या होता है, छोटा होता है, जिसका एरिया मान लेते हैं 10 मीटर स्क्वायर है। कोई दूसरा स्क्वायर है जिसका एरिया मान लेते हैं 20 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन है तो स्क्वायर ही, शेप दोनों का क्या है, सेम है। तो यही होता है सिमिलरिटी। ठीक है, इसी को हम सिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी में। कॉन्ग्रुएंसी में साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, साइज भी सेम होना चाहिए और शेप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हम सर्किल की बात करते हैं, तो सर्किल की अगर बात करें, एक सर्किल हम ले लेते हैं जिसका रेडियस मान लेते हैं, सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दूसरा भी सर्किल का रेडियस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। समझ में आया। ठीक है, जैसे हम एक स्क्वायर की बात करते हैं। ठीक है, स्क्वायर की बात करते हैं, तो अगर स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर का अगर एरिया क्या होता है, मान लेते हैं 30 मीटर स्क्वायर है, 30 मीटर स्क्वायर है स्क्वायर का एरिया, तो दूसरे स्क्वायर का एरिया भी 30 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, तभी दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, रेक्टेंगल की बात करें, रेक्टेंगल में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का 30 मीटर स्क्वायर एरिया है और दूसरे रेक्टेंगल का भी 30 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो हम उसको कॉन्ग्रुएंट कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हो सकता हो उसकी लेंथ विड्थ में क्या हो, डिफरेंस हो। ठीक है, लेंथ कुछ हो
और विड्थ पूछो, दोनों फिगर का, तो उसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। तो टोटल कहने का मतलब क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमको क्या करना होता है कि शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ठीक है, हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, फिलहाल हमारा चैप्टर सिमिलरिटी है, तो हम थोड़ा सा सिमिलरिटी क्या होता है वो देखेंगे और दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंस करके बताएंगे कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप लोग और बताइए। मैं आपका मैथ्स का टीचर अनुपम मिश्रा आपके लिए एक क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं फिर से, जिसका नाम क्या है, सिमिलरिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रो हमने दिया सिमिलरिटी के बारे में, थोड़ा सा इंट्रो हमने दिया कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। फिलहाल क्लास 9th में कुछ लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा भी होगा, जिनको अच्छे से क्लियर भी हुआ होगा। जिनको नहीं क्लियर होगा क्लास 9th में इस समय वो बच्चे होंगे, तो उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम हियर फॉर यू। हम उनके लिए भी क्लास 9th का अगला जो वीडियो लेकर के आएंगे वो हम कॉन्ग्रुएंसी का ही वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी दोनों पैरेलल चलेगा क्लास 9th और 10th का। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर सिमिलरिटी। ठीक है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी, ठीक है, सिमिलरिटी यानी सिमिलर। ठीक है, इसको हिंदी में बोले तो हिंदी में क्या कहते हैं, समरूप। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, समरूप, मतलब समान रूप वाला। नाम से ही समझ में आ रहा है, हिंदी में नाम से ही समझ में आ रहा है, समरूप यानी समान रूप वाला। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्या क्या होता है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और हम यहां लिखते हैं सिमिलरिटी। सिमिलर की बात करेंगे। ठीक है, यहां कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, यहां पे हम सिमिलर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमको लिखने की जरूरत है, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स विच हैव सुपर इम्पॉसिबल। क्या बोला, क्या बोला, सुपर इम्पॉसिबल, यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर अगर पूरी तरीके से सुपर इम्पॉसिबल होते हैं। अच्छा, सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को इसमें भी दिक्कत होगी। सुपर इम्पॉसिबल, सर सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, कौन सी चिड़िया का नाम है ये सुपर इम्पॉसिबल, तो उसको भी हम समझेंगे। ठीक है, पहले आइए लिख लेते हैं कि क्या बोला मैंने, टू ज्योमेट्रिकल फिगर, टू ज्योमेट्रिकल फिगर should be superimposed, superimposed। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर शुड बी सुपर इम्पोज। अब ये सुपर इम्पोज क्या होता है, इसकी हम बात करते हैं। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है। ठीक है, सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे हम ले लेते हैं, हमने क्या किया, हमने एक 10 रुपए का क्वाइन लिया। ठीक, हमने क्या किया, 10 रुपए का एक क्वाइन लिया और एक की जगह हमने क्या किया, उसके ऊपर 10-15 क्वाइन एक के ऊपर एक हमने क्या कर दिया, रख दिया, यानी उसका क्या किया, एक स्टैक बना लिया। ठीक है, एक के ऊपर एक हमने क्या कर लिया, इसको क्वाइन को रख लिया। समझ में आया, हमने क्या किया, 10 रुपए के 10 क्वाइन लिए, 10 क्वाइन को एक के ऊपर एक हमने क्या कर दिया, रख दिया। ठीक है, रखने के बाद क्या होता है, रखने के बाद इसमें हम क्या बताने वाले हैं कि आखिर इसको रख के हमको करना क्या है। ठीक है, रखने के बाद उस क्वाइन को हम ऊपर से, ठीक है, एकदम जो टॉप वाला क्वाइन है उसको हम ऊपर से अगर देखेंगे तो बाकी के नीचे क्वाइन हमको नहीं दिखेंगे। समझ में आया, बाकी के नीचे क्वाइन हमको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है सुपर इम्पोज। ठीक है, उस क्वाइन जो 10 रुपए का क्वाइन है उसका शेप कैसा है,
उसका शेप कैसा है, सेम है। सारे के सारे 10 रुपए क्वाइन के शेप कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो हम उस क्वाइन का एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक रखना, ठीक है। स्टैक बनाएंगे और उसको सबसे टॉप वाला जो क्वाइन होगा उसको हम अपनी आंखों से अगर ऐसे देखते हैं तो उनको बाकी के नीचे वाले जो क्वाइंस होते हैं वो नहीं दिखेंगे। किसी भी तरीके, किसी भी तरफ से इतना सा भी 1 इंच भी नहीं बाहर निकला होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा भी 0.1 mm भी बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी बात होती है तो उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सुपर इम्पोज। समझ में आया, ठीक है। सेम यही काम हम क्या करते हैं, उस क्वाइन को सबसे बॉटम वाला जो क्वाइन होता है उसको ऊपर ला करके सबसे बॉटम वाले क्वाइन की तरफ अगर हम देखें तो हमको ऊपर वाले क्वाइन सारे नहीं दिखने वाले हैं। ऊपर वाले सारे पॉइंट्स क्या होंगे, नहीं दिखेंगे। तो ऊपर से भी हमको देखना है, नीचे से भी देखना है। ये तो ऊपर नीचे की बात हो गई। इसी तरीके से हमको चारों तरफ से क्या करना है, उस फिगर को देखना है, ठीक है। अगर वो चारों तरफ से फिगर हमको सेम दिखता है, एक जैसा दिखता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई अलग से फिगर या अलग से उसका साइज या अलग से उसका शेप नहीं दिख रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोज। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। सुपर इम्पोज का मतलब क्या होता है, सबसे आसान एग्जांपल है सुपर इम्पोज का, ठीक है। आप क्या करिए, 10 रुपए का क्वाइन बेसिकली सबको मिल ही जाना है, ठीक है। घर पे लीजिए, 10 क्वाइन लीजिए, 20 क्वाइन लीजिए, 50 क्वाइन लीजिए, जिसका जितना भी आपको क्वाइन मिल सके, ठीक है, उतना क्वाइन लीजिए, ठीक है। उस क्वाइन से आप 5 क्वाइन भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप 10 क्वाइन 15 क्वाइन। आप बेसिकली मान लो क्लास 9 के बच्चे होंगे, क्लास 9 वाले नहीं मिलता होगा, उनको पैसे घर से नहीं मिलता होगा, तो क्या करिए आप लोग 10 रुपए का 5 ही क्वाइन ले लीजिए, 1 रुपए का क्वाइन ले लीजिए। 10 का क्वाइन अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, घर वाले मार के भगा दिए कि पापा आप गए 10 रुपए का क्वाइन लेने, पापा मुझे 10 रुपए का क्वाइन दे दीजिए। पापा कहेंगे क्या करना है बेटा, तो पापा कहेंगे मुझे कुछ काम है। पापा कहेंगे अच्छा बेटा, अपने ही बाप को पट्टी बढ़ा रहे हो, मारेंगे ले थपड़ा ले थपड़ा ले थपड़ा, चल 10 रुपए का क्वाइन चाहिए, भाग यहाँ से, चल पढ़ाई कर। तो पापा को क्या कहोगे, 10 रुपए का क्वाइन तो तुमको मिला नहीं, तो क्या करोगे। तो क्या करना है, हम 1 रुपए का क्वाइन भी ले सकते हैं। 1 रुपए का क्वाइन मान लीजिए, घर पे 1 रुपए का क्वाइन तो 5 तो आप ले सकते हैं, 10 तो ले सकते हैं, तो पापा नहीं डांटने वाले। तो 1 रुपए का क्वाइन ले लीजिए, ठीक है। तो आप क्वाइन लीजिए, घर पे 10 जितना भी आपसे हो सके क्वाइन लीजिए, उसको एक के ऊपर एक एकदम रखते चले जाइए और फिर ऊपर से उसको देखिए क्या दिखता है। ऊपर से देखने के बाद आपको क्या दिखने वाला है कि ऊपर से जब हम देखते हैं उस क्वाइन को तो नीचे वाले सारे क्वाइंस हमको नहीं दिखने वाले हैं। इसी तरीके से हम अगर सबसे नीचे वाला क्वाइन यानी सबसे बॉटम वाला क्वाइन होता है उसको अगर देखते हैं नीचे से तो ऊपर के सारे क्वाइंस हमको नहीं दिखने वाले हैं। तो ऐसी ही चीज को हम क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज होना, ठीक है। यानी वो सारे के सारे क्वाइन क्या है, आपस में सुपर इम्पोज होता है। तो सेम कहानी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के साथ होती है। आई होप आप लोगों को सुपर इम्पोज का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने बताया 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स शुड बी सुपर इम्पोज। अब सिमिलरिटी की बात करते हैं, तो सिमिलरिटी में क्या होना चाहिए, 2 ज्योमेट्रिकल फिगर, 2 ज्योमेट्रिकल figures need not to be superimposed, need not to be superimposed, ठीक है। इसकी कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये वाला जो है वो सुपर इम्पोज हो, ठीक है। होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, ठीक है। इसका एग्जांपल सेम वही क्वाइन वाले से समझाएं, ठीक है। सेम वही क्या करो, अब आप 1 रुपए का क्वाइन ले लो, 2 रुपए का क्वाइन ले लो, 10 का क्वाइन ले लो, 5 का क्वाइन ले लो, 20 का क्वाइन ले लो। अब तो 20 का भी क्वाइन आ गया, तो 1, 5, 10, 15 जो भी क्वाइन आपको लेना हो आप ले सकते हैं। उसको स्टैक बनाइए, उसका क्या करिए, स्टैक बनाइए। सबसे पहले 1 रुपए का क्वाइन रखिए, 2, फिर 5, फिर 10, 20, इस तरीके से आप क्वाइन पे क्वाइन रखते चले जाइए। उसका स्टैक बना लीजिए, 10 क्वाइन का स्टैक बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए, ऊपर से देखिए, हो सकता है ऊपर सबसे आपने बड़ा क्वाइन रखा हो, तो हो सकता है ऊपर से देखने पे नीचे वाली चीजें हमको नीचे वाले क्वाइंस नहीं दिख रहे होंगे। लेकिन अगर वही चीज आप नीचे से देखेंगे, बॉटम से अगर आप देख रहे होंगे नीचे से, तो नीचे से देख रहे होंगे तो ऊपर के कुछ क्वाइंस हमको दिखने वाले हैं,
कुछ क्वाइंस का कुछ पोर्शन हमको क्या हो रहा है, दिखने वाला है। तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। समझ में आया? ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो सुपर इम्पोज नहीं होगा तो वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, वो सारे क्या होंगे, पॉइंट्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है लेकिन वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, सिमिलर क्यों होंगे, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो हमारे हैं वो कैसे हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म के। अच्छा, पॉइंट सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि पॉइंट जो होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है। उनको लगता है कि सर्कल का होता है। सर्कल जैसा कुछ नहीं होता। मतलब सर्किल होता है, सर्किल एग्जिस्ट नहीं करता है। कहीं पे भी आप कोई भी सर्किल शेप का लेके आइए, वो सर्किल नहीं होता, वो सिलेंडर होता है। ठीक है, तो हमारा क्वाइन भी सिलेंडर होता है। इसकी बात हम करेंगे जब हम वॉल्यूम एरिया की बात करेंगे, वहां पर हम इसकी बात करेंगे कैसे। ठीक है, तो क्वाइन का क्या होता है, क्वाइन में नीचे से हम देख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, हमको ऊपर वाले कुछ क्वाइंस दिखने वाले हैं। क्योंकि हो सकता हो 10 का क्वाइन का बड़ा हो, 1 का क्वाइन छोटा हो, 5 का क्वाइन छोटा हो, तो हमको 10 का क्वाइन दिख जाएगा नीचे से अगर हम देखेंगे। तो वो सुपर इम्पोज नहीं है, लेकिन वो सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि उसका शेप सेम है। तो हमारा दूसरा पॉइंट यही होने वाला है, क्या कि टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, क्या बोला, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैव या शुड हैव लिख लीजिए, टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स should have same shape and same size। ठीक है, सेम शेप का और सेम साइज का होना चाहिए। ठीक है, शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए। तो उस फिगर को, दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, समझ में आया? इसी का जस्ट यहां पे क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी में टू ज्योमेट्रिकल फिगर should have same shape but not need to, या but size may be same or not। ठीक है, ठीक, यहां पे क्या होना चाहिए, जो सिमिलर में दो ज्योमेट्रिकल फिगर आप लीजिए, उसका शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखिएगा, शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन साइज जो होगा वो मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। ठीक है, मे बी सेम और मे नॉट बी सेम। ठीक है, समझ में आया? ये होते हैं थोड़े से डिफरेंस। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का। ठीक है, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सिंपल इसका एग्जांपल अभी क्वाइन वाला मैंने बता भी दिया है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एक सर्किल ये बना लिया। ठीक है, इस सर्किल का रेडियस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा सर्किल हमने ये बना लिया, इस सर्किल का भी रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम इस सर्किल को उठा करके इस सर्किल में रखेंगे, छोटा बड़ा दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन मान के चलिए छोटा बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। ठीक है, एक बार मान के चलिए। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नहीं कुछ लोग कमेंट में गालियां देना शुरू कर देंगे कि सर शेप तो सेम था, साइज सेम नहीं था। थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं इसका भी। ठीक है, अभी आया, नहीं आया, एक बार और ट्राई करते हैं फिर। चलिए, ठीक है, अभी भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, मान के चलिए ये 2 सेंटीमीटर का है इसका रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास 2 सर्किल है। ठीक है, दोनों सर्किल का रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इस सर्किल को उठा करके हम इसके ऊपर रखें, ठीक है, इस सर्किल को उठा करके इसके ऊपर अगर हम रखें, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये सर्किल ढकने वाला है।
ये क्या होगा, ये सर्किल पूरी तरीके से क्या होगा, ढक जाएगा, कवर हो जाएगा इस सर्किल से। तो हम दूर से देखेंगे तो हमको पीछे वाला सर्किल जो है, ये वाला सर्किल नहीं दिखेगा, ठीक है, ये वाला सर्किल नहीं दिखेगा। तो ये दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझ में आया, ठीक है, दोनों फिगर क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसमें अगर हम देखें, इस वाले का एग्जाम्पल लें, ठीक है, सिंपल सा इसका एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए एक हमारे पास है सर्किल, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का। क्लियर, ठीक है। हमने दो सर्किल लिया, एक सर्किल ये है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, एक सर्किल ये है जिसका रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम इस सर्किल को उठा करके अगर यहाँ रखें, इस सर्किल को उठा करके यहाँ रखें, सपोज करिए सर्किल को उठा कर हमने यहाँ रखा, तो ये कुछ हमको ये ऐसे दिख रहा है, ये, ठीक है, ये सर्किल को उठा करके यहाँ रखा, ठीक है, ठीक है, ये सर्किल उठा करके मैंने यहाँ रखा, ठीक है। तो देखिए इस सर्किल को रखने के बाद भी ये जो बड़ा वाला सर्किल है पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला जो सर्किल है उसका कुछ पोर्शन हमको दिख रहा होगा, ठीक है, तो कुछ पोर्शन हमको दिख रहा है। तो ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है लेकिन ये सिमिलर है। क्लियर, समझ में आया सबको। तो ये होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस। 9th वाले भी इसको थोड़ा सा देख सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, तो हम अगले पॉइंट की बात करें, जैसे हम यहां लिखते हैं ऑल सर्किल्स ओवर द, ऑल सर्किल्स इन द वर्ल्ड आर similar but not congruent। ठीक है, all circles in the world are similar but not congruent। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट अगर लिखना चाहें, all squares are similar but not congruent। बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कोई भी फिगर ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं ऑल ट्रायंगल्स, ऑल आइसोस्केलस ट्रायंगल मान लेते हैं, ऑल, चलो ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर but not congruent, ठीक है, except right angled triangle, ठीक है, except right angled triangle। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल जो होगा वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा, ठीक है, ठीक, राइट एंगल। अगला पॉइंट हम यही लिख लेते हैं कि ऑल राइट एंगल्ड ट्रायंगल आर सिमिलर।
ठीक है। ऑल राइट एंगल ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंस। क्लियर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इस वाले में हमने सारे के सारे ट्राइंगल लिया एक्सेप्ट राइट एंगल, ठीक है। ट्राइंगल सारे के सारे, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके का, बस इसमें जो है हम राइट एंगल नहीं लेंगे, इसलिए मैंने राइट एंगल का अलग से बनाया, क्योंकि इसका शेप ही अलग हो जाना है, ठीक है, इसका शेप ही अलग हो जाना है। देखो सिमिलर एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो दोनों का शेप अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसमें क्या किया, ये राइट एंगल ट्राइंगल इंक्लूड नहीं किया। राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ इसीलिए अलग से लिखा है कि सारे सारे अगर राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं हमारे पास, वो सिमिलर होते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं, अगर उसका क्या होता है, एरिया सेम नहीं होता है। तो अगर एरिया सेम हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो क्या हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, वो क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सिमिलरिटी के बारे में, ठीक है। कोई भी फिगर दुनिया में आप ले लीजिए, कोई भी किसी भी तरीके के दो फिगर उठाइए जिनका शेप सेम होना चाहिए, मेन कंडीशन क्या है, शेप सेम होना चाहिए, तो वो सिमिलर होगा, ठीक है, सिमिलर होगा। अगर उसका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तब उसको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट, कह सकते हैं ऑल सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि शेप सेम है, साइज सेम नहीं है, लेकिन इसका हम वाइस वर्सा कह सकते हैं, मतलब कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सेड टू बी सिमिलर, ठीक है। यानी नोट भी करके लिख सकते हैं आप, क्या कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सकते हैं, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ठीक है। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स जो होंगे वो सिमिलर हो सकते हैं, बट नॉट वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर फिगर जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। सारे के सारे सिमिलर फिगर जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। क्लियर है, ठीक है। तो चलिए ये हो गई हमारी क्या, कौन सिमिलरिटी का थोड़ा सा आइडिया, बेसिक आइडिया, सिमिलर होता क्या है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ये चीजें हमने देख ली, कर ली, समझ ली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लास 10 समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो सिमिलर में केवल यही समझना था, ठीक है। इसके बाद चलिए कुछ कंडीशंस होती हैं सिमिलर की, वो देखते हैं क्या कंडीशन होती है। चलिए आइए देखते हैं क्या कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। अगली हेडिंग हमारी होने वाली है कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी होने के लिए, किसी भी फिगर को सिमिलर होने के लिए उसके के क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या है हमारे पास, ठीक है, व्हेन, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि क्या, व्हेन टू, अच्छा सिमिलरिटी में हमको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी में चीज ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी हमको ट्राइंगल की पढ़नी है, सबकी सिमिलरिटी नहीं पढ़नी है, ठीक है, हमको सिमिलरिटी पढ़नी है ट्राइंगल की। तो कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कंडीशन फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी हमको पूरे चैप्टर में देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बताया, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर
आर सिमिलर, ठीक है। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये हटा दीजिए, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर कब? इफ फर्स्ट कंडीशन दो ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे? पहली कंडीशन क्या है? द रेशियो ऑफ या ऐसे लिख लीजिए, द corresponding sides of two triangles are in proportion, ठीक है, are in proportion टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल, ठीक है। दो ट्राइंगल का करेस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं और उसका साइड्स का क्या लेते हैं? उसका साइड्स कैसा होना चाहिए? प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। ठीक, द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इन सेम प्रोपोर्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं? इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं कि इफ पहला पॉइंट, द रेशियो ऑफ corresponding sides of two triangles are in same proportion, ठीक है। मतलब अभी समझ में आएंगे, मतलब अभी आएगा समझ में कि हम इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पहली कंडीशन होनी चाहिए द रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब क्या हो गया कि दो ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, दो ट्राइंगल के तीन साइड्स होते हैं, तो उसके आपस में जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होगा उनका जो रेशियो होगा वो सेम होना चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरी कंडीशन होगी देयर corresponding angles will be equal, ठीक है। उनका करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होना चाहिए वो क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। दोनों कंडीशन होती है, दोनों में से हम और भी कर सकते हैं, और भी लगा सकते हैं, दोनों कंडीशन भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन क्या होती है अगर सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में बराबर होता है या उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं वो क्या होंगे? वो दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होने वाले हैं, ठीक है, सिमिलर होने वाले हैं, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास पहले कंडीशन में क्या है? पहली कंडीशन में क्या है, ठीक है। पहली कंडीशन में देखते हैं, देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए ये दो जो ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है, ये हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। इसको नाम देते हैं डी, ई और एफ, ठीक है। दो ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक। अगर ये सिमिलर है, ठीक है, अगर ये सिमिलर है तो पहली कंडीशन क्या कहती है? ठीक है, पहली कंडीशन क्या कहती है? इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर मतलब क्या होता है कि ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। पहली कंडीशन का मतलब ये होता है, ठीक है। एक बी का करस्पॉन्डिंग साइड यहां पे मैंने कौन सा लिया है? डी ई,
ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लिया है, डी ई लिया है। कोई भी ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं डी ई हो, ठीक है। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कोई भी हो सकता है, डी ई भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, डी एफ भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बच्चों को यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। वो सोचते हैं कि सर तो यही बताते हैं, किताब में भी यही लगता है, तो ये हो इसका करस्पॉन्डिंग साइड यही होने वाला है। नहीं, बिल्कुल गलत, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई ही होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। बात समझिए क्या बता रहे हैं। ये बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है, ट्यूशंस में भी मैंने पढ़ाता हूँ, ट्यूशन पढ़ाते समय भी मैंने देखा है, कोचिंग में भी पढ़ाते समय मैंने देखा है। ये चीज बड़ी दिक्कत वाली है, ठीक है। कि वो क्या समझते हैं, किताबों में लिखा होता है कि ए बी जो है डी की करस्पॉन्ड है, तो और टीचर्स भी यही बता के छोड़ देते हैं कि ए बी जो है वो डी के करस्पॉन्ड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई भी हो सकता है, ई एफ भी हो सकता है, डी एफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी साइड्स जो है आपस में करस्पॉन्ड हो सकते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा साइड कैसे करस्पॉन्ड होगा, तो वो हम क्वेश्चन करते समय आपको समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन करते समय हम आपको समझाएंगे किस तरीके से क्या होता है, कोई भी साइड करस्पॉन्ड होती है। समझ में आया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या बताया कि ए बी का जो है डी से करस्पॉन्डिंग साइड, इसका रेशियो निकाला। फिर बी सी का, इसका करस्पॉन्डिंग साइड मान लेते हैं ई एफ है, तो बी सी का रेशियो ई एफ से निकाला। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है, तो AC का हमने DF से रेशियो निकाला। ये तीनों जो है वो सेम प्रोपोर्शन होंगे, मतलब तीनों का रेशियो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल आर सिमिलर। समझ में आया। तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर का साइन ये होता है। अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा, सिमिलरिटी का साइन मैंने, कॉन्ग्रुएंसी का साइन याद है। कॉन्ग्रुएंसी का साइन कैसे लगाते थे, क्यों 10th बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था, याद है कि सब लोग क्या भूल गए। कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता था कि हम 2 इज इक्वल टू का साइन लगाते थे और इसके ऊपर एक यहाँ पे इस तरीके से क्या बनाते थे, लहर बना देते थे। क्या बना देते थे, लहर बना देते थे, यानी ये शेप, ठीक है। इसको हम कॉन्ग्रुएंसी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इस तरीके का अगर दिखेगा दो ट्रायंगल के बीच में, तो समझ लीजिएगा वो कॉन्ग्रुएंट है। और सिमिलर में हम केवल क्या करते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है, शेप बनाते हैं ऊपर वाला, ठीक है, ये होता है, ठीक। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब एक ट्रायंगल हमने लिख लिया, ठीक है, पहला वाला ट्रायंगल। ये भी चीज समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये भी कई बच्चों को लिखना नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे भी लोग गलत करते हैं, बहुत ही माइनर सी गलती करते हैं, ठीक है। ए बी सी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ भी हम नहीं लिख सकते, डी ई एफ, एफ ई डी, ठीक है, ई एफ डी, डी एफ ई, हम ऐसे ही एट रैंडम कुछ भी यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा जो बता रहे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। अगर ये आपने सीख लिया है, इस तरीके से करना सीख लिया है, तो सिमिलरिटी के क्वेश्चन यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व होने वाले हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम। सबसे पहले क्या हुआ, हमारा ये साइड का रेशियो बराबर मिला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, हमारा ये साइड का रेशियो बराबर मिल गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला ट्रायंगल का इस तरीके से हम कुछ भी लिख सकते हैं। पहला वाला आप जैसी इच्छा हो वैसे लिखिए, ए बी सी लिखिए, बी ए सी लिखिए, सी बी ए लिखिए, कुछ भी लिखिए। अभी हम दूसरा वाला भी लिख करके आपको दिखाते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो जैसे हमने क्या किया, ए बी सी लिखा, क्लियर, हमने क्या लिखा, ए बी सी। अब सबसे पहले काम हमारा होता है कि हम यहाँ पे ये दो पहले ए बी जो लिख रखे हैं, इस ए बी साइड की, इस ए बी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड देखेंगे। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई है। करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, डी ई है। तो यहाँ पे ए बी हमारा पहला और दूसरे पोजीशन पे है। 3 पोजीशन है, पहले, दूसरे, तीसरे। तो पहले और दूसरे पोजीशन पे हमारा क्या रखा है, डी ई, सॉरी ए बी, ठीक है। पहले और दूसरे पोजीशन से हमारा क्या है, ए बी।
तो पहले और दूसरे पोजीशन पे अगर ए बी है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी ई है। ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, डी ई है। तो ए बी फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे है तो डी ई भी हमारा फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। क्लियर, समझ में आ रहा, ठीक है। पहला डी ई भी हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम इसका इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे ए बी है तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, तो डी ई फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आना चाहिए। लेकिन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत होने वाला है, ठीक है। तो दो साइड हमने, दो वर्टिसेस हमने लिख लिए एक साइड की। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, एफ, तो हम यहाँ पे एफ लिख लेते हैं, ठीक है। डी ई हमारा हो चुका था, एफ बचा था तो हमने एफ लिख लिया। सेम यही चीज यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, एफ बचा है तो एफ यहाँ पर लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक सबको, यहाँ तक ये चीजें, ये बातें समझ में आई, ये बातें समझ में आई हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना ही हमारा सबसे मेन मोटो होता है, इसी पे हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। फिलहाल स्टेप मार्किंग होती है, लेकिन हम स्टेप मार्किंग में ही इस मार्क्स को भी क्यों छोड़े, हमारे लिए एक एक नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो हम एक नंबर ही क्यों छोड़ दें। ये एक नंबर का होता है, अगर ये गलत हो जाता है तो आपका एक मार्क्स चला जाता है, तो हम एक नंबर ही क्यों छोड़ दें। तो इसलिए ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, एक बार फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझाते हैं। देखिए पहला वाला ट्राइंगल हम चाहे जैसे लिखें, अब स्टार्टिंग वाला ट्राइंगल इसको चाहे जैसे लिखें, पहले ये भी लिख सकते हो, पहले ये भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला जैसी मर्जी वैसी लिखिए, ए बी सी लिखिए, बी ए सी लिखिए, सी ए बी लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है, बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को, ठीक है। तो पहला वाला हमने ए बी सी लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद हमको इसके बेस पे दूसरे वाले ट्राइंगल को लिखना है। क्या बोला, इसके बेस पे दूसरे वाले ट्राइंगल को हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम ए बी देख रहे हैं, पहला दो वर्टिसेस ए बी मिलकर के एक साइड बना रहा है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, ठीक है। आपको डायग्राम से नहीं समझ में आता तो आप इससे समझिए, ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड डी ई है, तो ए बी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे अगर है तो डी ई भी हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। समझ में आया, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही आएगा। लेकिन हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट सेकंड पोजीशन को आपस में इसके साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। हम फर्स्ट सेकंड पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे कौन सा सही मार्क होगा कौन सा गलत होगा। समझ में आया, ठीक। अब हमारे पास डी ई तो आ गया, अब एफ बचा है, तो एफ बचा है तो हम एफ यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर एफ लिख दिया दोनों में, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है। इसमें ठीक है, इसमें अब हमको देखना है कौन सा गलत होगा कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है इस ट्राइंगल पीडीएफ के, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हम दूसरा वाला रेशियो भी चेक करने वाले हैं, हम दूसरा वाला भी चेक करने वाले हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए BC है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है। यहाँ पे देखिए BC जो है हमारा वो दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है, BC जो है वो हमारा दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है। तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो EF भी हमारा दूसरे और तीसरे पोजीशन पर होना चाहिए। समझ में आ रहा बच्चे, ठीक है। BC हमारा यहाँ पे फिर से देख लो, BC हमारा दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है, तो EF भी हमारा दूसरे और तीसरे पोजीशन पर होना चाहिए। चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए EF दूसरे पे F तीसरे पे, बिल्कुल सही है। यहाँ पे BC दूसरे तीसरे पोजीशन पे है, EF भी दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है। नीचे वाला देखिए यहाँ पे EF, E ये रहा, F ये रहा,
ई एफ यहाँ पे पहले और तीसरे पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पर बी सी दूसरे और तीसरे पोजीशन पर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ BC दूसरे और तीसरे पोजीशन पे है, जबकि यहाँ पे EF BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो EF हमारा यहाँ पे पहले और तीसरे पोजीशन पे है। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा गलत लिखा है। ऊपर वाले में दूसरे और तीसरे पोजीशन पे है, तो मतलब ये चीज हमारा करेक्ट है। क्लियर है, सबको समझ में आया? इतनी बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये लिखना। समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये लिखना। हम हर क्वेश्चन में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, हर क्वेश्चन में बताएंगे इसको किस तरीके से हमको लिखना है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखिए, इस वीडियो को, इस लेक्चर को। ठीक है, बार बार इस चीज को देखिए, समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, फिर से एक बार मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, फिर से मैं इसको समझाऊंगा। क्लियर? लेकिन इसको बार बार देखिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, रेशियो से पहली कंडीशन से हमने ट्राइंगल को सिमिलर कर दिया, मुबारक हो। ठीक, दूसरी कंडीशन हमसे क्या कहता है? दूसरी कंडीशन हमसे कहता है दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। दूसरा कहता है दियर करस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। अब इस वाले में, ठीक है, इसको अब छोड़िए, इस वाले में हमको देखना है। ठीक है, इस वाले में हमको देखना है। अब इस वाले में थोड़ा सा हम क्या करने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एंगल ए मान लीजिए एंगल ई के बराबर है। ठीक है, हमने कहा कि एंगल ए जो है एंगल ई के बराबर है, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है। ठीक है, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसके हिसाब से तो सेम आएगा, लेकिन इसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ठीक है, हमने क्या बोला, एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल बी जो है यहाँ पे दो बार लगा देते हैं, एंगल बी किसके बराबर बोला था, एंगल बी के बराबर बोला था। ठीक है, एंगल सी जो है यहाँ पे हम 3 बार ये लगा देते हैं, तो क्लियर हो जाएगा, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। क्लियर है? दूसरे वाले कंडीशन में हमने क्या बोला कि एंगल ए जो है वो एंगल किसके बराबर है, ई के बराबर, एंगल ई के बराबर। क्लियर? ठीक है, फिर एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर, एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर। क्लियर है? यहां तक दिख रहा है सबको? वेरी गुड, दिख रहा है। ठीक है, ऊपर वाला थोड़ा सा कट गया, ऊपर कोई जरूरत नहीं, ऊपर थोड़ा सा कट गया, हमको ये समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। ठीक है, फिर एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखिए इसको में हम सिमिलर कैसे लिखने वाले हैं, यही चीज हम यहाँ पे कैसे लिखने वाले हैं। इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंगल थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया है। क्लियर है? यहाँ पे एंगल थोड़ा सा डिफरेंट ले लिया, मैं समझाने के लिए कि ये फिर से आप लोगों को समझ में आए ये किस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर है? तो चलिए आइए लिखते हैं। पहला वाला तो आप पॉजिटिव लिखिए, इसमें बहुत ही आसान होता है, ए बी सी सिमिलर। ठीक है, ट्राइंगल। ठीक, अगर हमारे पास तीनों एंगल सेम है तो आप बहुत बड़ी इजीली लिख सकते हैं, बहुत ही इजीली लिख सकते हैं अगर तीनों एंगल आपके पास सेम है। क्लियर है? समझ में आ रहा? चलिए आइए इसको लिखते हैं ए बी सी। सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए देखिए किसके बराबर है, ई के बराबर। ए फर्स्ट पोजीशन पे है तो ए भी हमारा क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, ए के बराबर ई साइड है, एंगल ई है तो फर्स्ट पोजीशन पे ए है तो फर्स्ट पोजीशन पे ई ही होगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद बी देखिए किसके बराबर है, डी के बराबर है तो डी सेकंड पोजीशन पर है, डी के बराबर है, डी सेकंड पोजीशन पर है तो डी भी हमारा सेकंड पोजीशन पर आएगा। क्लियर? अब सी एफ के बराबर है तो सी एफ के बराबर होगा। देखिए दोनों में फर्क हो गया ना,
दोनों में फर्क आ गया ना, ये चीज बता रहे हैं, ठीक है, यही चीज बता रहे हैं, यहाँ बताने की कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ से अब अगर रेशियो निकालेंगे इसका तो रेशियो अलग हो जाने वाला है, क्योंकि ये मैंने कंप्लीटली अलग तरीके से लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से लिखा जाता है। मेन हमारा लिखने का मोटो क्या होता है, मेन हमको ये लिखना होता है, ठीक है, इसको समझिए, मेन हमारा ये लिखना होता है, ठीक है। बाकी चीजें तो आप लोग इजीली बता देंगे, ये लिखना बहुत ही टफ होता है और इसी वजह से बच्चों को सिमिलरिटी में बड़ी ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सेम यही चीज कॉन्ग्रुएंसी में भी होती है। वो कॉन्ग्रुएंसी जब 9th क्लास बच्चों को, 9th वाले बच्चों को जब पढ़ाएंगे, अगला लेक्चर 9th का ही आएगा, ठीक है, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी ही लेकर के आएंगे, ठीक है। इसीलिए चैप्टर मैंने शुरुआत में बताया, शुरुआत में लेकर के आए हैं, स्टार्टिंग में पहले ही लेकर के आए हैं कि ये बच्चों को क्लियर हो। क्लियर है? आई होप समझ में आया होगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो होगा, बार बार देखिए, समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, मैं बिल्कुल दोबारा से इस पूरे वीडियो को फिर से बताऊंगा। मेरा पूरा का पूरा मकसद है इस YouTube चैनल पे आने का कि क्लास 9th का बच्चा हो, क्लास 10th का बच्चा हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का बच्चा हो, मैथ्स उसको मुंह जबानी होना चाहिए। मैथ्स चुटकी बजाते ही उसका मैथ्स सॉल्व होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा नहीं कि खटाक से आंसर, इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। मुंह से ही हमको मैथ्स सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जरूरी क्या है, आपको बार बार पढ़िए, खूब प्रैक्टिस करिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए। जिस बुक से आपको क्वेश्चन लगाना हो उस बुक से लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, सीबीएसई, आईसीएसई, दिल्ली बोर्ड, कहीं का भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और मैं यहाँ पे इसीलिए खड़ा हूं आज इस यूट्यूब पर, इसीलिए खड़ा हूं कि बच्चों को मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम्स होती है, मैंने देखा है मैथ्स बच्चों को भागते हैं। क्यों भागते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आ रहा है कि मैथ्स से बच्चे भागते क्यों हैं। मैथ्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। कुछ वो पूछते हैं सर मैथ पढ़ने का फायदा क्या है, ये भी क्वेश्चन आता है, मैथ्स पढ़ने का फायदा क्या है सर, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है। सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, सिमिलरिटी का मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में कहीं यूज होना ही नहीं है, यूज तो होना ही नहीं है, तो इसका पढ़ने का फायदा क्या होता है। तो इसको भी हम बताएंगे इस वीडियो के अंत में कि इसका यूज कहाँ होता है, एप्लीकेशन ऑफ सिमिलरिटी कहाँ पर होती है, जिंदगी में इसका क्या यूज है, क्या रोल है। बहुत बड़ा रोल है बेटा, बहुत बड़ा रोल है बच्चा, बहुत बड़ा रोल है इसका। हम इस वीडियो का, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा इसके आखिरी में हम बताएंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, सिमिलरिटी कहाँ कहाँ यूज की जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर से ये हमारी कुछ कंडीशंस थी सिमिलरिटी की, किस तरीके से हम लिखते हैं, ये चीज हमको बड़ा ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक है। तो चलिए अब हम आज कुछ क्राइटेरिया भी ले लेते हैं, ठीक है। हम क्राइटेरिया बता देते हैं कौन कौन सी क्राइटेरिया होती है, फिर उसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी की बात करते हैं। हम साथ में कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया भी लिखेंगे, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया भी हम साथ में लिखेंगे ताकि याद हो। याद है? नहीं भी याद होगा तो हम आज लिखने वाले हैं, आप लोग देखिए किस तरीके से होता है, ठीक है। फिर हम इसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। ठीक, तो सिमिलरिटी में, सॉरी कॉन्ग्रुएंसी में आई होप आप लोगों ने 5 क्राइटेरिया पढ़े होंगे, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में हम 5 क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। फिलहाल इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता हो, 10th के क्वेश्चन में मिल जाए, ठीक है। हम यहाँ पे क्राइटेरिया फॉर
सिमिलरिटी की बात करेंगे। ठीक, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। तो इसमें 5 क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंसी में, याद है? लिखें। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है साइड 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 क्राइटेरिया। तीनों एस का मतलब साइड साइड साइड। यहां पे हमने पढ़ा था कि करस्पॉन्डिंग साइड के दो ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होना चाहिए। यहां पे भी क्राइटेरिया सेम कुछ ऐसा ही है, साइड साइड साइड। क्लियर? ठीक है। यहां पर भी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी में पहला क्राइटेरिया यही है, साइड साइड साइड। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होगा, यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, एकदम दिमाग लगाकर सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां पर करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होगा, यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। क्लियर? यहां रेशियो बराबर होगा, यहां साइड बराबर होगा, यहां साइड बराबर होगा, वहां रेशियो बराबर होगा, यहां साइड बराबर होगा, यहां रेशियो बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंसी में साइड बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा। सिमिलर में करस्पॉन्डिंग रेशियो साइड का रेशियो बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया? दूसरा यहां पे साइड एंगल साइड, दूसरी क्राइटेरिया इसकी भी वही होने वाली है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सेम कहानी यहां पर आएगी। यहां पर साइड एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी में साइड एंगल साइड का मतलब है कि दो साइड आपस में बराबर होंगे, दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होंगे, उनके दोनों साइड से बनने वाला एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, दो साइड आपस में बराबर होंगे, दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होगा, उस दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच, दोनों ट्राइंगल में दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के बीच बनने वाला एंगल आपस में बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ पे साइड बराबर होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। फिर से सुनिए, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं? दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा और उन दोनों साइड के बीच का एंगल आपस में बराबर होगा। क्लियर है? अभी यहाँ पे ओरल ही बता रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिटेल में और समझाएंगे और लिख के बताएंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में घुस जाए सिमिलरिटी क्या है। मैं इस तरीके से सिमिलरिटी आप लोगों के दिमाग में डालने वाला हूं कि जन्म भर सिमिलरिटी जीवन में कभी आप भूलोगे नहीं, अगर ध्यान से समझ रहे हो तो। ठीक है, इधर उधर के माहौल से दूर रहिए, इधर उधर माहौल से। इस समय केवल फोकस आपका सिमिलरिटी पे होना चाहिए। सिमिलरिटी क्या है, क्यों सिमिलरिटी जरूरी है, ठीक है, इतनी टफ क्यों लगती है सिमिलरिटी में। ठीक है, सारी बातों का रिजल्ट इस लेक्चर, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, सिमिलरिटी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब आपको समझ में कि हाँ सिमिलरिटी यूट्यूब पे कोई पढ़ाने वाला आपको मिलेगा। इस यूट्यूब पे इस तरीके से अगर आपको सिमिलरिटी किसी ने पढ़ाया हो तो बताइएगा। गारंटी देता हूं इस तरीके से किसी ने आपको सिमिलरिटी समझाया नहीं होगा। पूरा यूट्यूब छान लीजिए, पूरा यूट्यूब के जितने भी लेक्चर्स हैं सारे लेक्चर आप देख डालिए, आपको इस तरीके से सिमिलरिटी किसी ने नहीं बताया होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर से एक बार देखिए मैंने क्या बोला। कॉन्ग्रुएंसी में दूसरा क्राइटेरिया, मेरे साथ बोलिए, साइड एंगल साइड। दूसरा क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या होगा? दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होंगे, दो ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होंगे और उन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड से लगने वाला एंगल, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है, इन दोनों से लगने वाला एंगल आपस में बराबर होगा। तो वो क्राइटेरिया कहलाता है साइड एंगल साइड।
क्लियर। यहां पर क्या बताया, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में बराबर होगा, और उन दोनों साइड के बीच लगने वाला एंगल, ये वाला एंगल है, ये दो साइड दिख रही है आपको, ये दो साइड इसके बीच का ये वाला एंगल है, समझ में आ रहा है, देख लीजिए ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। कुछ भी एंगल बराबर नहीं करोगे आप, समझ में आया। यहाँ पे 9th क्लास में मैंने कई बच्चों को देखा, यहाँ पे दो साइड कुछ ले लेते हैं, दो साइड को करस्पॉन्ड मिल जाता है, एंगल कुछ भी बना लेते हैं, ऐसे ही थोड़ी होता है। अरे कुछ मैथ्स के कुछ होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशन होते हैं कि जो मन में आया वही किए जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, साइड का बीच का एंगल, यहाँ पर भी जो साइड का रेशियो है इसके बीच का एंगल, समझ में आ रहा। तीसरी क्राइटेरिया बात करते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए 3 क्राइटेरिया इसमें और होंगे, एक होता है एंगल साइड एंगल, ठीक, एक होता है चौथा एंगल साइड, पांचवा एक होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इसमें होता है एंगल साइड एंगल साइड, और ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। इसके बारे में क्लास 9th में आप लोग देखिएगा इसके बारे में क्या होता है, ठीक है। तो ये 5 क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी के हैं, ठीक है। सिमिलरिटी में बड़ी अच्छी बात है कि हमको केवल और केवल कितने पढ़ने हैं, 3 क्राइटेरिया पढ़ने हैं, और वही 3 क्राइटेरिया पढ़ने में लोगों की जान निकल जाती है, पता है, वही 3 क्राइटेरिया पढ़ने में लोगों की जान निकल जाती है। तो अगला क्राइटेरिया सबसे आसान, जो मैक्सिमम टाइम यूज होने वाला है, वो होता है एंगल एंगल एंगल, ठीक। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, एंगल एंगल एंगल, सबसे आसान एंगल 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 क्राइटेरिया, क्लियर है। सबसे आसान क्राइटेरिया होता है एंगल 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 का, और मैक्सिमम टाइम यही क्राइटेरिया हम सवाल में यूज करते हैं। अब इसमें जब इसको डिटेल में बताएंगे, इसमें और एक खास बात बताएंगे, ठीक है। चुटकियों में सॉल्व होगा, चुटकी बजाते ही ये हमारा सॉल्व होने वाला है इस क्राइटेरिया से, समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये 3 क्राइटेरिया होते हैं, साइड क्राइटेरिया, साइड क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो ये कंडीशन होती है हमारी, सॉरी ये क्राइटेरिया होता है हमारा सिमिलरिटी का, समझ में आया आप लोग। आई होप आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम अगले लेक्चर में इन सब का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तीनों क्राइटेरिया का क्या करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इनके साथ खेलने वाले हैं, खिलवाड़ करने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था मैथ्स क्या होती है, मैथ्स पढ़ो मत, मैथ्स के साथ खेलो, खेलने की कोशिश करो, ठीक है। क्रिकेट खेलते हो आप, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, टेनिस खेलते हो, और बैडमिंटन खेलते हो, चेस खेलते हो, कैरम खेलते हो, लूडो खेलते हो, जैसे वैसे ही मैथ्स भी खेलने वाली चीज है, पढ़ने वाली कतई नहीं है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आपको मैथ्स बहुत बोरिंग लगने वाली है, अब फिर से बता दे रहा हूं। अगर आप मैथ्स पढ़ने बैठे, कोई भी सब्जेक्ट आप केवल पढ़ने बैठे, तो आपको बोरिंग लगेगा, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बोरिंग लगने वाली है। मैथ्स के साथ खेलना सीखिए, मैथ्स को समझना सीखिए, मैथ्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए मैथ्स को। फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स को पढ़िए मत, फिजिक्स को फील कीजिए। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। आप आसपास में जितनी भी चीजें देखेंगे सब में आपको फिजिक्स इन्वॉल्व दिखेगी, मैथ्स इन्वॉल्व दिखेगी, लेकिन मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट कहाँ पर होता है, ठीक है। हम हर एक चैप्टर के आखिरी में ये कोशिश करेंगे कि उस चैप्टर का यूज क्या है, उस चैप्टर का हमारी डेली लाइफ में, हमारे लाइफ लॉन्ग में यूज क्या होता है उस चैप्टर का, ये भी अब हम बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है
ट्यूशन पढ़ाते समय, बच्चों को कोचिंग देते समय, कोचिंग में पढ़ाते समय बच्चे यही सवाल करते हैं, सर इतना चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का हमारी जिंदगी में क्या फायदा पढ़ने का? अच्छा क्यों पढ़ रहे हैं? फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर हमको जो पढ़ना है वही पढ़ाइए, पास हो जाए, बात खत्म। अरे कहाँ मैथ यूज होगा, कहाँ सब यूज होता? अरे कोई इसका इंपॉर्टेंस है तभी तो पढ़ाया जा रहा है मैथ, तभी तो मैथ एक सब्जेक्ट है हमारे लाइफ का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का ये सब्जेक्ट होता है मैथ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि कोई सब्जेक्ट मैथ से कोई सब्जेक्ट बड़ा नहीं है, मैथ जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, नहीं, सारे सब्जेक्ट्स आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट है। अगर वो सब्जेक्ट हमारी लाइफ से इंपॉर्टेंट ना होते तो हमारी लाइफ में आते ही क्यों आते हैं भाई? फिजिक्स आप पढ़ रहे हैं, फिजिक्स मत पढ़िए, मैं कह रहा हूँ फिजिक्स मत पढ़िए। पूरे यूट्यूब पे कोई कहने वाला नहीं कि आप फिजिक्स मत पढ़िए, केमिस्ट्री मत पढ़िए, मैथ मत पढ़िए, इंग्लिश मत पढ़िए, साइंस मत, कंप्यूटर मत पढ़िए, कोई नहीं कहेगा। मैं कह रहा हूं कि कुछ मत पढ़िए, कुछ मत पढ़िए। अगर आप पढ़ने बैठे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं मैथ समझिए मत, पढ़िए मत, मैथ पढ़िए मत, मैथ के साथ खेलिए, मैथ के साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, मैथ को अपने लाइफ में उतारिए, मैथ्स में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। फिजिक्स मत पढ़िए, फिजिक्स को फील कीजिए, फिजिक्स को फील कीजिए, क्या है फिजिक्स। अभी आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि फिजिक्स होती क्या है। ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री कैसी चीज होती है, केमिस्ट्री भी मत पढ़िए, केमिस्ट्री को क्या करिए, केमिस्ट्री को समझिए, केमिस्ट्री के साथ भी क्या करिए, सेम वही, केमिस्ट्री को फील करिए, किल करिए केमिस्ट्री को। ठीक है, प्ले विथ मैथ्स, फील विथ फिजिक्स, फील द फिजिक्स एंड किल द केमिस्ट्री। ठीक है, ये मोटो जो है, मेरा मोटो जो है, ये आप लोग याद रखिए। क्या बोला मैंने? प्ले विथ मैथ्स, फील द फिजिक्स, किल द केमिस्ट्री। फिर से समझिए, प्ले विथ मैथ्स, फील द फिजिक्स, किल द केमिस्ट्री। समझ में आ रहा? तो कोई सब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। काफी ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया होगा, काफी मैंने बातें कर ली आज के इस लेक्चर में। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इसके साथ खिलवाड़ करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे। आप लोग बिल्कुल आइएगा, इंतजार रहेगा। बहुत ही क्लियरिटी से ये समझ में आएगी, बहुत ही क्लियरिटी के साथ हम इसका समझाएंगे आपको कि ये सारे क्राइटेरिया का यूज किस तरीके से करना है। ठीक है, ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।